दोस्तों, आपका स्वागत है टचिंग सोल्स में। और मैं आपका होस्ट एकमोटो डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं जो कि ग्लोबल इवेंट्स के बारे में है। इसमें हम हर महत्वपूर्ण घटना जो विश्व में हुई है उसका विश्लेषण करेंगे और ये उसका प्रभाव भारत पे क्या है या आपके ऊपर क्या आता है उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप आईसीएस यानी कि सिविल सर्विस या फिर आईएएस या आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मीडिया जर्नलिस्ट हैं, या फिर आपकी रुचि है ग्लोबल इवेंट्स पे, तो आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। पहला इवेंट है 20 जनवरी 2025। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बने और बनते ही उन्होंने भरमार लगा दी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की। क्या हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स? ये एक साइन स्टेटमेंट है, यानी कि हस्ताक्षरित बयान है प्रेसिडेंट का, जो ये दर्शाता है कि उनका क्या इरादा है अपनी गवर्नमेंट को रन करने का, उनको मैनेज करने का। यानी कि वो अपनी फेडरल गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे ये दर्शाता है। क्या ये लीगल है? बिल्कुल, ये लीगली बाइंडिंग है और अधिकारियों को इनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या इनको चैलेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है। कांग्रेस के अंदर अगर मेजॉरिटी हो तो इनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, या फिर वो फंडिंग को रोक सकते हैं, अनुदान को रोक सकते हैं। क्या इसे अदालतों में ले जाया जा सकता है और चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल, अदालतों में भी चुनौती दी जा सकती है और अदालत भी इसको रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो ये दर्शाता है कि प्रेसिडेंट अपनी फेडरल गवर्नमेंट को कैसे रन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। पहले हफ्ते में ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने 64 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे हस्ताक्षर किए। हम अलग अलग सारे ऑर्डर्स के बारे में तो वार्तालाप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की चर्चा हम जरूर करेंगे। सबसे पहला क्षेत्र है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। उन्होंने फेडरल हायरिंग पे रोक लगा दी है, एक्सेप्ट मिलिट्री के लिए और कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स के लिए। दूसरी चीज है, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया है और फेडरल एम्प्लॉयज को ऑफिस में आना पड़ेगा 5 दिन हफ्ते के अंदर। इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा क्षेत्र है टैरिफ्स का। उन्होंने घोषणा की कि 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको पे 25% टैरिफ लगाया जाएगा और चीन के ऊपर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाया जाएगा। क्या ये टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको ने बहुत क्लियरली कहा है कि वो भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब है कि ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है इन कंट्रीज के बीच में। और कौन से देश हैं जिन पे इसका प्रभाव पड़ेगा? उसमें सबसे आगे हैं चीन और भारत। भारत का पिछले साल $37 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था। तो इसका मतलब है कि ट्रंप हो सकता है भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाएं। इसी वजह से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को बजट के दौरान उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी मोटरसाइकिल्स के ऊपर बहुत कम की। मुझे लगता है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जो अमेरिका की है वो बहुत शीघ्र ही भारत में सस्ते दामों में मिलनी शुरू हो जाएगी। इसे हम हार्ले डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की। ट्रंप ने अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका वो फाउंडिंग मेंबर था 1948 में, वहां से बाहर निकाल दिया है और साथ ही में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी बाहर हो गए हैं। अगर वो डब्ल्यूएचओ से बाहर होते हैं तो $500 मिलियन जो कि 15% बजट था डब्ल्यूएचओ का, वो कम हो जाएगा और डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम्स पे काफी भारी प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन एक और नेगेटिव चीज होगी, वो है कि चीन का प्रभाव डब्ल्यूएचओ पे और बढ़ेगा। दूसरी चीज आती है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। अगर उससे वो बाहर जाते हैं अमेरिका, तो इसका मतलब है ग्रीन एनर्जी पे फोकस कम होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ऑयल ड्रिलिंग को बढ़ाएंगे, यानी कि तेल का उत्पादन को बढ़ाएंगे। इसका एक फायदा तो है, अगर वो एनवायरमेंट को खराब भी करता है तो एक फायदा है कि तेल की कीमतें जो है वो स्थिर रहेंगी या कम हो जाएंगी, और उनकी स्टेटमेंट के बाद से वो वैसे भी $75 से पर बैरल से नीचे आ गई हैं। दूसरा प्रभाव पड़ेगा भारत को, क्योंकि भारत की 85% रिक्वायरमेंट जो तेल की है वो आयात की जाती है, यानी कि इंपोर्ट की जाती है। बहुत भारी फॉरेन एक्सचेंज का बिल हम भरते हैं और तेल की कीमतें भी ऊपर रहती है भारत के अंदर। अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बिल भी कम होगा, और साथ साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेंगे। और क्योंकि तेल की कीमतें कम है, जो पैसा हम बचाएंगे भारत की उन्नति में, उसको और भारत की प्रगति में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिलेट करते हैं टिकटॉक को 75 दिन और वृद्धि देना ऑपरेट करने के लिए अमेरिका के अंदर, और साथ साथ में जो फॉरेन असिस्टेंस है अमेरिका की दूसरे देशों के लिए, उस पर 90 दिन के लिए रोक लगाना। इसका इफेक्ट क्या होगा? जो आज रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो जेलेंस्की को जो एड मिल रही थी अब तक, उस पे 90 दिन के लिए रोक लग जाएगी। यानी कि जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर होगा, यूक्रेन के ऊपर प्रेशर होगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध को बंद किया जाए और शांति की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। अगला और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है इलीगल इमिग्रेशन, यानी कि गैर कानूनी प्रवासियों पर रोक लगाना और मास डिपोर्टेशन करना, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन प्रॉमिस था। गैर कानूनी प्रवासियों के ऊपर रोक लगाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने 21 महत्वपूर्ण एक्शन लिए हैं। सबसे पहला एक्शन है बर्थ राइट सिटीजनशिप पे रोक। यह बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है? जो भी दूसरे देश के प्रवासी आते हैं अमेरिका के अंदर, चाहे वो विजिट करने आए हों या फिर टेम्पररी वीजा पे आए हों या फिर पढ़ने के लिए आए हों, अगर उनके बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं तो उनको जन्म सिद्ध अधिकार है अमेरिका की नागरिकता का। उस बर्थ राइट सिटीजनशिप पर ट्रंप ने अब रोक लगा ली है। दूसरा एक्शन जो उन्होंने लिया वो था रिफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रोग्राम पर रोक लगाना, जिसके अंतर्गत 1 लाख रिफ्यूजीज अमेरिका में आए पिछले 4 साल के अंदर। उन्होंने एक और रोक लगाई बिडेन के एक ऐसे प्रोग्राम पर जिससे 30,000 के करीब प्रवासी हर माह 4 कंट्री से आ सकते थे, जैसे कि निकारागुआ, वेनेजुएला, क्यूबा और हैती से। उस प्रोग्राम पर उन्होंने रोक लगा दी, और साथ में रोक लगाई 2,70,000 दूसरे देशों के प्रवासी जो मेक्सिको में इंतजार कर रहे थे अपनी इमिग्रेशन कार्यवाही को पूरा करने के लिए। आखिरी में एक ऐप है जिसे बॉर्डर ऐप कहते हैं, उस बॉर्डर ऐप के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी मदद से ये प्रवासी अपनी मीटिंग्स फिक्स करते थे बॉर्डर एजेंट्स के साथ। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो उन्होंने उठाया वो था नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया अमेरिका मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर, और साथ साथ में ही आइस एजेंट्स यानी कि इमिग्रेशन, कस्टम्स, एनफोर्समेंट एजेंट्स को सशक्त बनाया। पहले यूएस मेक्सिको बॉर्डर के 100 मील के दायरे के अंदर ही ये एजेंट्स किसी प्रवासी को हिरासत में ले सकते थे, लेकिन अब वो पूरे अमेरिका के अंदर किसी भी जगह पर इलीगल इमिग्रेंट को हिरासत में ले सकते हैं। साथ साथ में पहले वो सेंसिटिव एरियाज में किसी को भी हिरासत में नहीं ले सकते थे, लेकिन अब स्कूल्स, कॉलेजेस, चर्चेस और हॉस्पिटल्स के अंदर जाके भी वो प्रवासियों को जो कि गैर कानूनी है उनको हिरासत में ले सकते हैं और अपनी कार्यवाही कर सकते हैं।
ट्रंप ने 1500 अतिरिक्त एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स यानी कि सैनिकों को अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर तैनात किया है। जिस दिन वे प्रेसिडेंट बने उसी दिन से धरपकड़ शुरू हो गई। आइस एजेंट्स ने 710 की औसत से रोजाना गैर कानूनी प्रवासियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका ने मिलिट्री जहाजों का इस्तेमाल किया मास डिपोर्टेशन के लिए, लेकिन इसी दौरान अमेरिका और कोलंबिया के बीच में एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस उत्पन्न हो गया। जब दो अमेरिकन मिलिट्री जहाज 200 के करीब कोलंबियन प्रवासियों को लेकर वापस जा रहे थे तो उनको कोलंबिया में लैंड करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद ट्रंप ने धमकी दी कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे और उसको एक हफ्ते के अंदर ही 50% टैरिफ तक बढ़ा देंगे। कोलंबिया ने इस समय एक कदम पीछे लिया और उन्होंने अपने जहाज भेजे ताकि ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस को दूर किया जा सके। लेकिन यह क्लियरली दर्शाता है कि ट्रंप इकोनॉमिक वॉरफेयर यानी कि आर्थिक युद्ध से घबराएंगे नहीं और हमेशा ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ेंगे अगर उनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे। दूसरा धमाका 20 जनवरी 2025 को हुआ जब डीप सीक ने अपना R1 वर्जन को लॉन्च किया। डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग करती है और एआई मॉडलिंग अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो करती है। ये उसी तरह है जैसे कि ओपन एआई का चैट जीपीटी है या गूगल का जेमिनी है। इसके लॉन्च होते ही टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बुरी तरह से गिरे अमेरिका के अंदर और मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन से कम हो गई। सबसे पहला प्रश्न है कि 20 जनवरी ही को क्यों डीप सीक ने अपना R1 वर्जन को लॉन्च किया? क्या वो ट्रंप को एक धमाका देना था, एक झटका देना था? और दूसरा प्रश्न उठता है कि R1 और V3 वर्जन में क्या फर्क है? R1 दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जिससे यह बेहतर है V3 से, जिसका लॉन्च हुआ था दिसंबर 2024 के अंदर। सबसे पहले टेक्निक है मैथमेटिकल आइडिया, जिसे स्पार्सिटी कहते हैं। हर एआई मॉडलिंग में बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं और खासकर R1 में 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं। अगर इन सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाए तो एआई मॉडलिंग बहुत ही धीमी हो जाएगी और बहुत महंगी हो जाएगी। तो इन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल की है उससे वही पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी जरूरत है। और दूसरी टेक्निक जो इन्होंने बहुत ही अच्छी की है वो है डेटा को ऐसे कंप्रेस किया है ताकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा छोटे डिजिटल स्पेस के अंदर स्टोर किया जा सके। इससे ना केवल डीप सीक जो है वो सस्ता बन गया बट वो और भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बन गया। इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ा? डीप सीक ने कम से कम भारत को पुश किया है कि हम अपने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग को बेहतर बनाएं। अश्वनी वैष्णव जो कि हमारे आईटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनीज भी अगले कुछ महीनों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाएंगी, ऐसे टूल्स बनाएंगी और हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिरता लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध पे क्या महत्व है? कुछ साल पहले चाइना ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशनलाइज्ड वॉरफेयर से आगे बढ़कर इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर पे वो अब आ गए हैं। क्या है ये इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना हमारे प्लानिंग प्रोसेसेस में, कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर में, फोर्स स्ट्रक्चर में और वेपन सिस्टम्स के अंदर, ताकि युद्ध की क्षमता, तीव्रता और प्लानिंग बेहतर हो सके। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने 4 साल पहले यह कहा था कि वो चीन को 2030 तक ग्लोबल पावर बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। शायद डीप सीक ने यही उनके सपने को बहुत जल्दी ही पूरा कर दिया है।
दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया। ऐसे ही जनवरी की और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 2 के अंदर। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।